जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। हम लोग मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। 25 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज 25 क्वेश्चन के साथ दूसरे पार्ट के साथ हम लोग फिर से मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग मौर्य काल क्या था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, इन सब के विषय में थोड़ी बहुत जानते हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो एक साधारण कुल और परिवार के थे। ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार वे नंदों के रनवास में रहने वाली एक शूद्र महिला मुरा की कोख से पैदा हुए थे। हालांकि प्राचीन बौद्ध परंपरा से पता चलता है कि मौर्य नेपाली तराई के पास गोरखपुर क्षेत्र के पीपहलविन के छोटे गणराज्य के क्षत्रिय वंश या शासक वंश के थे। अलग अलग मत है, अलग अलग परंपरा में अलग अलग मत दिया गया है मौर्य वंश के बारे में। यह संभव है कि चंद्रगुप्त भी इसी कबीले से रहे हों। उन्होंने नंद वंश के अंतिम दिनों का लाभ उठाया। नंद वंश के शासन के अंतिम दिनों का लाभ उठाया। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, उनकी मदद से चंद्रगुप्त ने नंदों का प्रभुत्व मिटाकर मौर्य वंश के शासन की स्थापना की। 9वीं शताब्दी में विशाखदत्त रचित नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य द्वारा रची गई कूटनीतियों का वर्णन है। तो हम लोगों को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है कि विशाखदत्त द्वारा रचित नाटक का क्या नाम है, तो उसमें उसका नाम है मुद्रा राक्षस। इस विषय पर आधुनिक समय के कई नाटक लिखे गए हैं। यूनानी लेखक जस्टिन कहते हैं कि 6 लाख सेना के साथ चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को जीत लिया था। यह बात सच हो या ना हो, लेकिन इतना सच है कि चंद्रगुप्त ने सिंधु के पश्चिमी क्षेत्रों पर शासन कर रहे सेल्यूकस के शिकंजे से उत्तर पश्चिमी भारत को मुक्त कराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो पुत्र है बिंदुसार, वो शासन किया, और उसके बाद अशोक ने शासन किया, जो कि बोला जाता है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक अशोक ही हुआ। लेकिन धीरे धीरे अशोक युद्ध को छोड़ के, युद्ध नीतियों को छोड़ करके कलिंग युद्ध में अशोक के आंतरिक और बाहरी नीतियां बौद्ध धर्म के विचारों से प्रेरित और प्रभावित हो गई। सिंहासन पर विराजमान होने के बाद अशोक ने केवल एक ही विशाल युद्ध किया, जिसको कि कलिंग युद्ध कहा जाता है, और उसमें जो है 1 लाख लोग मारे गए, लाखों तबाह हो गए, 1.5 लाख को कैदी बना लिया गया था। इतनी संख्या अतिशयोक्ति प्रतीत होने के बाद उसका मन बदल गया था। तो इस तरह से मौर्य काल की बहुत सारी घटनाएं हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और तो उसमें देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व, 240 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के प्रशासनिक नीति पर भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरी बौद्ध परिषद, जिसको कि बौद्ध संगीति भी बोलते हैं, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना, मिशनरी को सिलोन भेजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि कलिंग युद्ध में इतना ज्यादा हताहत हुआ, इतना ज्यादा नुकसान हुआ, उतने लोग मारे गए, उन सबको देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन की घटना हुई। ठीक है, बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? स्वयं नियंत्रण, दान, दया, संयम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, स्वयं नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, धम्म घोष इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। अशोक ने धम्म घोष कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। तो उसमें उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर बदलाव किए थे। तो क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी।
आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन शासकों की उपाधि देवा नाम प्रिय थी? अशोक, दशरथ, बृहद्रथ, कुणाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक और दशरथ, दोनों को देवान नाम प्रिय कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, जॉर्ज ब्यूलर ने, विंसेंट स्मिथ ने, अहमद हसन दानी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। पत्थर के तख्त से मतलब है कि अगर आप जब सड़क पर चलते होंगे तो देखते होंगे कि एक शिलालेख की तरह पत्थर पर लिखा रहता है यहां से इसकी दूरी इतनी है। तो उसी तरह से अशोक ने भी अपने आदेश को जो है उत्कीर्ण करवाकर सड़क किनारों में कुछ कुछ दूरी पर इसको जो है कुछ कुछ किलोमीटर की दूरी पर इसको सड़क किनारे जो है इसको स्थापित करवा दिया था। तो उसकी संख्या कितनी थी? 16। बढ़ते हैं आज के हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवा नाम प्रिय के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नौवां मुख्य शिलालेख, प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी, मेरठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना, मिशनरी को सिलोन भेजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुम्मिनदेई, विशिष्ट कलिंग राजादेश, मास्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास्की, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मास्की का लघु स्तंभ, रुम्मिनदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 13, शिलालेख 12, शिलालेख 7, अब भ्राबू लघु शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिलालेख 12 यानी कि 12, ऑप्शन बी नंबर, शिलालेख 12। बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? चोल, पांड्य, सतीपुत्र, सातवाहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, सातवाहन। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिलालेख 1, ऑप्शन नंबर ए, शिलालेख 1, शिलाभिलेख 1, ऑप्शन नंबर ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है?
सौगौरा ताम्रपत्र, अशोक का रुम्मीनदेई स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का महारौली स्तंभ शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अशोक का रुम्मीनदेई स्तंभ शिलालेख। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा सौगौरा ताम्रपत्र, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, जिसको रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राज्यों अशोक उल्लिखित है? कंगनहल्ली, सांची, शहबाजगढ़ी, सोहगौरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंगनहल्ली। कंगनहल्ली में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राज्यों अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है, कंगनहल्ली। बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? मगधी, ब्राह्मी, पाली, देवनागरी लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी नंबर। बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख में मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृति, पाली और हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृति, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? लुम्बिनी का स्तंभ लेख, सारनाथ का शिलालेख, गिरनार का शिलालेख, सांची का स्तंभ लेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी का स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर ए। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, यूनानी और आरमाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है? मानसेहरा में, पुष्कलावती में, शहबाजगढ़ी में, कांधार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांधार में, कांधार जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।